हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम देख रहे हैं 2020 के 28वें क्वेश्चन को। बोल रहा है सर, अभिक्रिया की कोटि से क्या तात्पर्य है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दे दीजिए। कोटि आणविकता से किस प्रकार भिन्न है। अगर आप अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा देखें सर, तो किसी अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रता के घातांकों का जो योग है, उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। ठीक है सर। अभिक्रिया की कोटि को हम किससे दिखाते हैं, एन से। ठीक। अब अगर आपको कोटि समझना है सर, तो थोड़ा सा वेग नियम को देख लीजिए। वेग नियम को बोलते हैं सर हम रेट लॉ। ये रेट लॉ क्या बोल रहा है सर, रेट लॉ बोल रहा है कि किसी अभिक्रिया का जो रेट है, किसी अभिक्रिया की जो दर है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सर उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट रिएक्टेंट अणुओं की सांद्रता के घातांकों पर। किसी अभिक्रिया की जो दर है, वो निर्भर करती है उसके अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों पर। क्लियर है। ऐसा बोल सकते हैं सर कि किसी अभिक्रिया की दर उसके अभिकारक के सांद्रता के घातांकों के समानुपाती होती है। ऐसा इसको बोल सकते हैं। हम एक अभिक्रिया ले लेते हैं सर, जो है ए प्लस बी, ये आपके रिएक्टेंट हैं, और ये जा रहा है किसमें, सी प्रोडक्ट में। इसके लिए अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखो तो आप क्या लिखेंगे, देखिए रेट आपने लिखा सर, रेट आप क्या लिखने वाले हैं, आप अभिक्रिया की दर है, दर क्या लिखने वाले हैं सर, जरा चेक कीजिए। तो जो दर होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सर किसके, प्रोपोर्शनैलिटी में लिख लेते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये मेरा रिएक्टेंट है। कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये भी मेरा रिएक्टेंट है। की सांद्रता, ये जो ब्रैकेट है ये किसका साइन है सर, सांद्रता का। कि घातांक, और इसके घातांक लगा देता हूं सर, घात लगा देता हूं मैं एक्स और वाई। अब ये जो घात मैंने लगाई सर, ये एक्स और वाई ये है क्या, तो ये सर प्रैक्टिकली निकाली गई वैल्यू है। ये वैल्यू कौन सी होंगी, जो आप प्रैक्टिकली निकालेंगे, है ना। और ये जो प्रैक्टिकल से निकाली गई एक्स और वाई की वैल्यू है सर, ये ए और बी के साथ मैच कर भी सकती हैं, और ये इससे भिन्न भी हो सकती है। या तो ये ए बी और एक्स वाई समान होंगे, और या तो ये दोनों क्या होंगे, भिन्न। इसी रेट को सर अगर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि रेट बराबर होने वाला है सर किसके, के। के क्यों आया सर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक। तो के क्या हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा सर, ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई। ठीक है। अब ये जो x और y है सर, अगर आप इन x और y को जोड़ दो, x प्लस और y कर दो सर, क्या कर दो, x प्लस y, तो ये बराबर आते हैं सर n के। x प्लस वाई किसके बराबर आते हैं, n के। और इस x प्लस वाई को बोला जाता है सर अभिक्रिया की कोटि। क्या बोला जाता है सर, अभिक्रिया की कोटि। तो देखिए, वेग नियम में जो घातांक मिले थे x और y, इन्हीं के योगफल को क्या बोला जाता है सर, अभिक्रिया की कोटि। तो वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त होने वाली सांद्रता, है ना, प्रयुक्त होने वाली सांद्रता के घातांकों का योगफल क्या कहलाता है सर, कोटि। क्लियर है। मतलब देखिए, ये अभिक्रिया है मेरी, इसके लिए आपने वेग नियम लिखा, वेग के इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। अब ये जो घातांक है एक्स और वाई, इन दोनों को जोड़ दो सर, इन दोनों को जोड़ पर जो निकलेगा वो आपकी क्या होगी, अभिक्रिया की कोटि। क्लियर है। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण देना है सर, तो देखिए दो यहाँ पे दे रखे हैं मैंने, अमोनियम नाइट्राइड का विघटन आप ले सकते हैं, और दूसरा आप ले सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड चाहे सर आप क्षारीय माध्यम में आयोडीन के साथ करिए, या सर आप बिना किसी माध्यम के प्लेटिनम के साथ अभिक्रिया कराइए, दोनों केस में ये अभिक्रिया किसकी होती है, प्रथम कोटि की। तो थोड़ा थोड़ा समझेंगे सर। यहाँ उद्देश्य मेरा यह है कि आपको सिर्फ नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, यहाँ से आपको नोट्स भी मिलते रहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा देखते रहिएगा। अभी देखते हैं सर हम इसी का अगला, कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर होता है। देखिए सर, डेफिनेशन आपने देख ही ली कि वेग नियम में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों के योग को क्या कहते हैं, कोटि। ठीक है। अब उस अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या है, ध्यान दीजिए सर, ये ए अगर जा रहा है किसमें, बी में, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। तो इसके लिए रेट लो आप कैसे लिखेंगे सर, आर किसके बराबर होगा,
रेट आर बराबर मैं मान लेता हूँ रेट, तो ये आर किसके बराबर होने वाला है सर, है ना, ये किसके बराबर होने वाला है, के इंटू ए की पावर एक्स, जहां एक्स ए के समान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये कैसी वैल्यू है सर, प्रयोग प्रयोग से निकाली गई राशि है। अब अगर आप बात करो सर अभिकारक में अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या, तो यहाँ कितने अणु भाग ले रहे हैं सर, ए अणु, कितने अणु भाग ले रहे हैं, ए अणु। यहाँ कितने अणु बने सर, बी अणु, है ना। अपन ऐसे भी ले सकते हैं सर, देखिए N2+3H2 क्या बनाता है सर, 2NH3। तो यहाँ N2 के कितने कितने अणु भाग ले रहे हैं सर, एक। हाइड्रोजन के कितने अणु भाग ले रहे हैं, तीन। अमोनिया के कितने अणु भाग ले रहे हैं, कितने अणु बने सर, दो। तो ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है सर, इसी को हम बोलते हैं अभिक्रिया की आणविकता। क्लियर है। ये जो घातांकों का योगफल था, इसको हमने क्या बोला सर, कोटि। और भाग लेने वाले जो अणुओं की संख्या है उनको हमने क्या बोला, आणविकता। अब यहाँ देखिए सर, कोटि प्रयोगों से निकाली जाती है और आणविक जो ये क्या है हमारा आणविकता है वो कैसी है सर, सैद्धांतिक। ये सिर्फ रिएक्शन को बैलेंस करने से जो मिलने वाली संख्या है उसको हम क्या बोलते हैं, आणविकता। तो ये एक सैद्धांतिक धारणा है। यहाँ पे सर देखिए, रिएक्शन आप जानते हैं कि कुछ प्राइमरी होती हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं, है ना, कुछ सिंपल रिएक्शन होती है सर, कुछ कॉम्प्लेक्स होती हैं। सिंपल रिएक्शन कौन सी होती है सर, जो एक ही स्टेप में हो जाती है। कॉम्प्लेक्स को जो कौन होती है सर, जो 2 3 4 5 स्टेप तक जाती है। जैसे आपने सर हैबर प्रोसेस में एक स्टेप की रिएक्शन करी थी, वहीं कॉन्टैक्ट प्रोसेस में और ऑस्टवार्ड प्रोसेस में आपने 3 3 स्टेप की रिएक्शन करी थी। तो जिसमें एक स्टेप होगा सर उसको आप क्या बोलेंगे, सिंपल, और जिसमें एक से ज्यादा स्टेप होंगे उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो अभिक्रिया की कोटि प्राथमिक और कॉम्प्लेक्स, है ना, सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों रिएक्शनों के लिए यूज की जाती है। जबकि अभिकारक आणविकता की बात करें सर, तो ये केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर ही लागू की जा सकती है। किसी अभिक्रिया की कोटि सर जीरो हो सकती है, भिन्न हो सकती है ना। अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो तो आपने पढ़ा है सर, जीरो ऑर्डर भी पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ा है, सेकंड, तो ये कुछ भी हो सकता है सर। जबकि आणविकता शून्य नहीं हो सकती और ना ही भिन्नात्मक हो सकती है। कोटि का मान सर ऋणात्मक आना पॉसिबल है, -1 -2 आ सकता है सर, लेकिन आणविकता का मान सिर्फ कैसा आता है, धनात्मक। कोटि अभिक्रियाओं की क्रियाविधि को स्पष्ट करती है सर, जबकि आणविकता ऐसा नहीं करती। अब देखिए सर, इनको एक एक करके समझा जा सकता है, लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ पेपर की तैयारी के बेस पे मैं ये बना रहा हूँ, तो आप यहाँ से सिर्फ क्या ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना है। जल्दी ही चैप्टर वाइज आ जाएगा सर, चैप्टर वाइज वीडियो आ जाएगी, तो आपको ये सब चीजें डीपली समझाई जाएंगी। अभी देखते हैं सर हम अपना अगला क्वेश्चन। तो अगला हम देखने वाले हैं सर इसी का खास, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है और किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक किस प्रकार सक्रियण ऊर्जा से संबंधित होता है। देखिए, आप स्कूल में कभी गेम्स किए होंगे सर, तो स्कूल का एक गेम याद कीजिए जब आपने मारा होगा हाई जंप। तो हाई जंप के लिए आपको ये बैरियर बना के दे रखा होगा कि आपको इतनी हाइट से पार कूदना है। ठीक है। अब जब आपको हाई जंप मारना है सर, ये बैरियर आपको पार करना है, तो इस बैरियर को पार करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एनर्जी तो चाहिए होगी ना सर। ऐसा तो है नहीं कि आप 10 दिन से आपने खाया पिया कुछ नहीं, आप मरने की कगार पे हैं और तब भी आप यहाँ से पार कर लोगे। ऐसा तो संभव नहीं है। और अगर आप ऐसा कर पाए सर, तो तब भी आपके अंदर कम से कम क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी तो होनी ही चाहिए, है ना। तो इस बैरियर को पार करने के लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ ताकत तो होनी चाहिए ना। तो बस जैसी ताकत इस बैरियर को पार करने के लिए आपके पास चाहिए सर, सेम कंडीशन है किसके लिए, अपने रिएक्टेंट के लिए। मेरे पास रिएक्टेंट है सर H2 और I2। अगर इनको कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में, अगर इनको प्रोडक्ट बनाना है सर, तो इन दोनों को संघट करना होगा। क्या करना होगा सर, संघट। और इनका संघट अगर प्रभावी बनाना है, तो इनके संघट को प्रभावी बनाने के लिए इनके पास कुछ ना कुछ न्यूनतम एनर्जी होनी चाहिए सर, कुछ ना कुछ एनर्जी होनी चाहिए। तो संगठ को प्रभावी बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी सर, ये एनर्जी इनको, जब ये दोनों संगठ करेंगे तो कुछ एनर्जी होगी, और उस एनर्जी सर से सर ये इनको ये बैरियर पार करना होगा, यहाँ तक पहुंचना होगा। कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए होगी सर कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुंच सके। और ये जो एरिया है सर, ये एरिया है किसका, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का, सक्रिय संकुल का। मतलब किसी भी रिएक्टेंट को पहले किस में बदलना पड़ता है, सक्रिय संकुल में, और फिर ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है सर किसमें, अपने प्रोडक्ट में।
तो आप दो तरीके से बोल सकते हैं सर। अपने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए जो न्यूनतम एनर्जी चाहिए होगी, वो एक्टिवेशन एनर्जी है। या आप बोल सकते हैं सर, अपने रिएक्टेंट को सक्रिय संकुल में बदलने के लिए जो न्यूनतम एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं, सक्रियण ऊर्जा। ध्यान दीजिए सर, जो ये सक्रियण ऊर्जा है, इस सक्रियण ऊर्जा में अगर आप इस प्रोडक्ट की एनर्जी को, रिएक्टेंट की एनर्जी को भी जोड़ दो। देखिए सर, ये जो अभिक्रिया निर्देशांक है, यहाँ से रिएक्टेंट को ऊपर लिखा गया है, मतलब इसकी एनर्जी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है रिएक्टेंट की और एक्टिवेशन एनर्जी है सर, इस एनर्जी को अगर जोड़ दें तो आपको मिलेगी दहली ऊर्जा। मतलब यहाँ से और यहाँ तक की टोटल एनर्जी क्या है, दहली ऊर्जा। ठीक है। दहली ऊर्जा क्या होगी सर, दहली ऊर्जा में से अगर आप रिएक्टेंट की एनर्जी को माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगी, सक्रियण ऊर्जा। सिंपल सी दो बातें समझते हैं सर, कि अभिकारकों को उत्पाद में या सक्रिय संकुल में बदलने के लिए जो एनर्जी आवश्यक होती है उसको हम क्या बोलते हैं सर, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। जैसे हमें इस बैरियर को पार करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होती है, वैसे ही इस बैरियर को पार करने के लिए प्रोडक्ट, अपने रिएक्टेंट को भी क्या चाहिए होती है, कुछ एनर्जी चाहिए होती है। तो सरल भाषा में समझाने की कोशिश की सर, ज्यादा यहाँ नहीं करेंगे। अब देखिए, थ्योरी देख लेते हैं सर। सक्रियण वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो अभिकारक अणु को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। इस अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए जो आवश्यक होगी, सामान्य अणुओं की तुलना में सक्रिय अणु अधिक सक्रियण ऊर्जा रखते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए सर, H2I2 में अगर 50 अणु हैं तो जरूरी नहीं है 50 के 50 पार्टिकल की एनर्जी सेम होगी, है ना। मैक्सवेल बोल्जमान जो ग्राफ आपने देखा होगा, वो बोलता है कि कुछ 50 में से हो सकता है कि 30 की एनर्जी ज्यादा हो, 20 की थोड़ा कम हो, 10 की और कम हो, जो भी है ना। 30 की बहुत ज्यादा हो, 10 की बहुत कम हो, 10 की और भी कम हो। तो इनकी एनर्जी का डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। तो जिसकी एनर्जी ज्यादा है सर उसको तो हमने बोल दिया सक्रिय अणु, उसको क्या बोल दिया, सक्रिय अणु। और जिसकी सक्रिय एनर्जी से कम जिनकी एनर्जी है उनको हम क्या बोलते हैं सर, सामान्य अणु बोल रहे हैं। तो सामान्य अणु जिनकी सक्रियण ऊर्जा कम है, सक्रियण अणु जिनकी सक्रियण ऊर्जा क्या है, ज्यादा। तो जो सक्रिय अणु होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। जब सक्रिय अणु परस्पर संघट करते हैं तो वो सक्रिय संकुल मध्यवर्ती यौगिक बनाते हैं। अब जब ये जिनके पास सक्रियण ऊर्जा ज्यादा है वो आपस में संघट करेंगे, टकराएंगे, तो किसका निर्माण करेंगे सर, सक्रिय संकुल का, है ना, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। सक्रिय संकुल एक उच्च ऊर्जा युक्त स्पीसीज है जो उत्पाद में, पर ये कैसी है, इसकी एनर्जी ज्यादा है सर, अनस्टेबल होता है, थोड़ी देर के लिए आपको मिलेगा और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। सक्रिय संकुल बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही सक्रियण ऊर्जा है। अब मैंने बोला सर, डेफिनेशन दो प्रकार से ले सकते हैं, एक ये और एक ये। उत्पाद में बदलने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है, या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है उसको क्या बोल रहे हैं आप, सक्रिय ऊर्जा। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन लिख लेंगे सर। अब देखिए, वेग स्थिरांक के साथ इसका क्या संबंध है। देखिए सर, वान हॉप ने हमें एक इक्वेशन दी थी, वान हॉप नाम का साइंटिस्ट आपने नाम सुना है, उसने हमें एक इक्वेशन दी थी जिसको समझाने का काम किया था सर, किसने, आर्हीनियस ने। तो सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा के आधार पर, इसी अवधारणा के आधार पे कि पार्टिकल आपस में जो रिएक्टेंट होते हैं वो संगठ करते हैं, और संगठ करने के लिए उनके पास कुछ एनर्जी होनी चाहिए, सक्रियण ऊर्जा। उसके बेस पे वो क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट। तो सक्रियण ऊर्जा की अवधारणा के आधार पे आर्हेनियस ने एक सरल समीकरण प्रतिपादित की, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहा जाता है। यह समीकरण अभिक्रिया के वेग स्थिरांक तथा ताप के मध्य संबंध भी व्यक्त करती है। समीकरण निम्न प्रकार है, ये समीकरण दिया है सर। यहाँ पे जो के है सर मेरा, ये क्या है, रेट कांस्टेंट है। ए मेरा क्या है सर, आर्हेनियस कांस्टेंट, है ना। इसको चार घातांक की वो भी बोलते हैं सर, गुणांक भी बोलते हैं इसको, आवृत्ति गुणांक भी बोलते हैं, आर्हेनियस गुणांक भी बोलेंगे, और चार घातांकी गुणांक भी बोलेंगे। ई एक्सपोनेंशियल के फॉर्म के लिए है सर, और ई ए है एक्टिवेशन एनर्जी, आर मेरा गैस कांस्टेंट है, और टी मेरा क्या है, टेम्परेचर। यहाँ देखिए सर, जब एक्टिवेशन एनर्जी जूल में होगी तो आर का मान भी आपको जूल में रखना होगा, 3.14। ठीक है, 3.14। अच्छा, और टेम्परेचर आप किस में रखना होगा सर, केल्विन में। क्लियर बात है। देखिए सर, अब बात इतनी नहीं है, अब आपको थोड़ा सा और समझना होगा कि अगर आप उस समीकरण को हल करोगे तो इसका एक और उपयोगी रूप मिलता है जो आप log बेस 10 के फॉर्म में लिखते हैं सर। तो ये क्या है मेरे पास, log 10 के बराबर आ जाएगा सर, log 10 a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। आई होप आपको ये बदलना आता होगा, आपको बस log के बेसिक
फंडे पता होना चाहिए, आप आसानी से इसको निकालोगे। उक्त समीकरण के अनुसार अभिक्रिया की दर, अब यहाँ देखिए सर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो मेरा log बेस 10 के है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक तो ए के, और एक किसके है सर, आर टी के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर किसके, 1/E के। आपको दिख रहा होगा, है ना। ई ए माइनस में है सर, तो 1/E की। तो इससे क्या पता लगा सर, इससे ये पता लगा कि अगर log के इंक्रीज करता है तो ई ए क्या करना चाहिए सर, डिक्रीज। और अगर log के क्या करता है सर, डिक्रीज करता है, तो ई ए क्या करना चाहिए, इंक्रीज। क्लियर बात है। अब ये ये समीकरण कैसे निकाली सर, अगर आपको ये समझ में आ जाता तो वेरी गुड, नहीं तो सर वापस प्रॉब्लम वही है, आपको क्या करना होगा, कमेंट करना होगा, तभी जाके हम इसको समझ सकेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं सर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।